Welcome to another video of this ongoing series. Today's video is going to be about bank statement and proof of funds. In this video, I'll be answering or try to answer all the frequently asked questions related to bank statement क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी confusions और uncertainties हैं और these days it is one of the hottest topic being discussed in different student portals. So yeah, in this video, I'll try to answer all the frequently asked questions in a very simple way based on my personal experience. इस वीडियो के अंदर जो मेजोरिटी पार्ट होगा it comes from my personal experience and some part is taken from some official informational sources. वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बैंक स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी सारी कंफ्यूजन है या जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है. तो I'll try to be very basic, very precise and as simple as possible. नॉर्वे के अंदर जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ट्यूशन फ्री हैं. इसका मतलब है कि जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है वो इन सब स्टूडेंट्स की जितनी भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसको बेयर कर रही होती है. लेकिन इन रिटर्न नॉर्वेजियन गवर्नमेंट को एक एश्योरेंस चाहिए होती है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स नॉर्वे आते हैं ये नॉर्वे की लिविंग अफोर्ड कर सकते हों और जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका प्राइमरी फोकस जो है वो पढ़ाई रहे और ये हमेशा अपना फुल कोर्स लोड लें और टाइम के ऊपर जो है वो ग्रेजुएट हों. अगर इनमें से कोई भी स्टूडेंट जॉब या और जॉब नहीं करता स्टडीज़ की वजह से वो स्टिल नॉर्वे के अंदर रहना अफोर्ड कर सकता हो. इसकी वजह से नॉर्वेजियन गवर्नमेंट तब तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं जो कि स्पेसिफिकली नॉन ईयू से आते हैं उनको वीज़ा ग्रांट नहीं करती जब तक वो अपना एक साल का एक्सपेंस जो कि अराउंड 130,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स बनता है जो कि हर साल एक बढ़ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन. वो एक साल का एक्सपेंस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर ना कर दें नॉर्वेजियन गवर्नमेंट तब तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि नॉन ईयू से हैं उनको वीज़ा ग्रांट नहीं करता. नाउ द क्वेश्चन इज कि सिंस प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज क्यों करती हैं जबकि ये तो एक नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि नॉर्वेजियन जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेक श्योर करना चाहती हैं कि वो उन लोगों की एप्लीकेशंस प्रोसेस करें जो कि बाद में वीज़ा के लिए ये एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें. ये ना हो कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो एडमिशन ग्रांट करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी हुई लेकिन वीज़ा के टाइम पे वो स्टूडेंट्स के पास ये अमाउंट अरेंज ना हो और उनको वीज़ा ना मिले. इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी की एक सीट तो ज़ाया हो गई. तो इसीलिए वो एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर ये मेक श्योर कर लेते हैं कि वही स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को प्रोसेस करें जिस फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम रिसोर्सेज एंड एनर्जी उन लोगों की एप्लीकेशन को प्रोसेस करें जिन लोगों के पास ये फंड्स पहले से रेडी हों एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. बैक इन 2019 जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. लेकिन इन 2020 एंड 2021 देयर वर 2 यूनिवर्सिटीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर दी थी. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट वीज़ा के लिए नहीं थी. वीज़ा के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट स्टिल है. लेकिन अदर दैन दैट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्टिल रिक्वायर बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ अबाउट 130,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स टू बी मेंटेन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसकी करेंसी क्या होनी चाहिए. डज इट हैज टू बी इन इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी अकाउंट और डॉलर अकाउंट, यूएस डॉलर और पीकेआर. तो आई वुड से कि करेंसी डज नॉट मैटर. मेरी पर्सनली जो बैंक स्टेटमेंट थी वो पीकेआर अकाउंट में थी. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज के एट द टाइम ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिट्रीवल जब आप बैंक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे होते हैं उसके अंदर जो अमाउंट है वो जो भी यूडीआई की रिक्वायरमेंट है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी इक्वल होनी चाहिए नॉर्वेजियन क्रोनर्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट. लेट्स से अगर नॉर्वेजियन क्रोनर 1 रुपए का है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी रुपीज तो मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में उस टाइम के ऊपर 130,000 रुपीज जो है वो होने चाहिए. ऑल्दो एक अनरियलिस्टिक फिगर है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन एग्जाम्पल अगर नॉर्वेजियन क्रोनर 20 रुपीज का है तो आप यू कैन डू द मैथ्स एंड 130,000 into 2 is 2.6 million PKR rupees. तो the equation is very simple. No matter which currency do you have, आपके पास सिर्फ उस टाइम के ऊपर जो भी एक्सचेंज रेट नॉर्वेजियन क्रोनर का होगा उसके इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी जो आपके बैंक अकाउंट में हो सकती है. क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क कि बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. तो आई डू नॉट रिकमेंड जो कंप्यूटर जनरेटेड ई बैंक स्टेटमेंट होती है मैं वो रिकमेंड नहीं करता. आई वुड रिकमेंड कि आप बैंक में फिजिकली जाएं और उनसे पेपर के ऊपर बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं जिसके ऊपर बैंक की अटेस्टेशन या उनकी वेरिफिकेशन स्टैम्प और सिग्नेचर हो.
मैंने पर्सनली ऐसी बैंक स्टेटमेंट यूज़ की थी और मैं सब लोगों को जो है वो यही रिकमेंड करता हूँ कि rather than going for a e-bank statement, go for an actual print of a bank statement and get it signed from your bank manager. एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन और क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए और वो कितनी देर तक मेंटेन होनी चाहिए। ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। पुरानी का मतलब ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट एप्लीकेशन के टाइम से कितनी देर पहले की रिट्रीव्ड है, उनके अंदर अमाउंट ऑफ फंड्स का भी जिक्र नहीं है। तो ये जो लिमिट है ये 3 मंथ्स है। मतलब कि अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ और आज डेट जो है वो 21 सितंबर है, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट 21 जून से पुरानी नहीं होनी चाहिए आज के दिन के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप 1 दिसंबर को अप्लाई कर रहे हो तो आपकी यही जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 सितंबर से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल। आपने जब अप्लाई करना है आप उसके क्लोजेस्ट डेट के पॉसिबल डेट के अंदर बैंक स्टेटमेंट जो है रिट्रीव करें, और ये रिट्रीवल डेट जो है वो मैटर करती है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन डेट। आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल एज वेल। लेकिन स्टिल इसके अंदर बहुत सी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करती ऑन देयर वेबसाइट्स। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा एस्पेक्ट है कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर फंड्स जो है उनको कितनी देर मेंटेन रखना है, तो वो इट डज नॉट मैटर। इट कैन बी एज ओल्ड एज 1 डे। लेकिन वो फेक नहीं लगना चाहिए कि आपने पैसे अभी से जमा करवाए हैं, पहले आपका अकाउंट जीरो था, पैसे जमा करवाए हैं और आपने उसी टाइम विद इन अ मिनट जो है बैंक स्टेटमेंट रिट्रीव कर ली है। तो आपको ये आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी लेजिट लगनी चाहिए। इट कुड बी 1 डे ओल्ड, 1 वीक, 10 डेज। मेरी पर्सनली जो बैंक स्टेटमेंट थी वो अबाउट 1 महीने की मेंटेन थी, जो कि मैंने 1 महीने बाद फंड्स मेंटेन करने के बाद प्रिंट आउट की और मैंने उसका बैंक से वेरीफाई करवाया और मैंने उसको स्कैन लेके अपने एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जो अपलोड कर दी थी। Another question is कि why this amount is about 130,000 Norwegian kroners, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान ऑब्वियसली है, लेकिन अगर नॉर्वे के अंदर एवरेज लिविंग कॉस्ट मेजर की जाए किसी भी एक एडल्ट सिंगल स्टूडेंट की, तो वो अबाउट 10 to 12,000 बनती है, जिसके अंदर आपकी अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवलिंग, मोबाइल बिल और दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। तो ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के वेल कैलकुलेटेड एक फिगर रखा है विच इज़ अबाउट 12-13,000, जो कि आपने हर महीने का शो करना होता है, और ये पूरे साल का अगर कलेक्टिवली बनाया जाए तो ये तकरीबन 13,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स बनते हैं। कोई भी नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सोर्स ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ इनकम नहीं मांगती। उसकी रीज़न है क्योंकि ये फंड्स आपने एडमिशन सिक्योर होने के बाद यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फिजिकली भेजने होते हैं। तो उसके लिए उनको किसी भी किस्म का सोर्स ऑफ इनकम पता करने की किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये पॉलिसी बहुत से दूसरे मुल्कों के लिए होती है जहाँ पे आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, लेकिन वहाँ पे आपने पैसे किसी भी जगह पे ट्रांसफर नहीं करने होते। तो किसी भी किस्म का सोर्स ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ इनकम जो है कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मांगती किसी भी टाइम पे। Another question is कि किसकी बैंक स्टेटमेंट वैलिड होगी। तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि अगर मैं एप्लीकेंट हूँ और मैंने अपने लिए एप्लीकेशन बनानी है तो मेरे अगर बैंक अकाउंट में होते हैं तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे इतने नहीं हैं, मैं लेट से अपने फादर या अपने मदर या किसी सिबलिंग की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर किसी रिलेटिव की यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं किसी फ्रेंड की यूज़ करना चाहता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि अगर आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, इवन पेरेंट्स या सिबलिंग्स की यूज़ करते हो, तो आपको उसके साथ एक सिंपल स्पॉन्सरशिप लेटर अटैच करना होता है, जो कि एक सिंपल A4 के ऊपर लिखा होगा विद द सब्जेक्ट ऑफ लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप, जहाँ पे आपने बॉडी में सिर्फ ये लिखना है कि आई एम हिज फादर और आई एम हिज अंकल, तैमूर इज माई नेफ्यू एंड आई विल बी स्पॉन्सरिंग ऑल ऑफ हिज स्टडी रिलेटेड एक्सपेंडिचर वाइल ही इज स्टडिंग इन नॉर्वे। और उसके अंदर आप अमाउंट अगर मेंशन कर देंगे नॉर्वेजियन क्रोनर के इक्विवेलेंट के आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो इतने नॉर्वेजियन क्रोनर के इक्विवेलेंट है, तो दैट वुड बी गुड एज वेल। और इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट टेम्पलेट या फॉर्मेट नहीं है। मैंने अपना स्पॉन्सरशिप लेटर खुद लिखा था और मैंने अपने अंकल से वही लेटर जो है वो बाद में साइन करवा लिया था उनको पढ़ाने के बाद, क्योंकि मैंने अपने एक अंकल की बैंक स्टेटमेंट यूज़ की थी। तो अगर किसी को वो स्पॉन्सरशिप लेटर का फॉर्मेट या टेम्पलेट चाहिए तो आई कैन लेटर ऑन प्रोवाइड दैट एज वेल। तो लेट मी नो। Another question usually students ask is कि क्या ये हम फंड्स बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं राइट आफ्टर रिट्रीवल ऑफ बैंक स्टेटमेंट? यस,
आप ये फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आपको उसके अंदर मेंटेन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वन थिंग यू विल नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा तो आपको विद इन 2 वीक्स, मोस्टली ये डेडलाइन 2 वीक्स होती है यूनिवर्सिटीज की, सम कैन गिव यू अबाउट 3 वीक्स एज वेल, लेकिन विद इन 2 वीक्स आपने यूनिवर्सिटी को ये फंड्स हर हाल में सबमिट करने होंगे ताकि आप फिर टाइमली वीज़ा अप्लाई कर सको। लेट्स से आपका एडमिशन ग्रांट हो जाता है तो एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो यूनिवर्सिटी को हमने फंड्स ट्रांसफर करने हैं वो उसी बैंक अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर होने चाहिए जिसकी बैंक स्टेटमेंट शो की थी, या कहीं और से भी कर सकते हैं। तो इट डज नॉट मैटर, आप कहीं से भी भेज सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो मनी एक्सचेंजर्स के थ्रू पैसे भेजते हैं, दैट आई डू नॉट रिकमेंड इन सम केसेस। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक नहीं करती कि आप ये फंड्स कहाँ से भेज रहे हो, तो आप किसी भी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो कि मैंने यूज की थी, और आप किसी और सोर्स से एडमिशन सिक्योर करने के बाद फंड्स जो है वो भेज सकते हो। यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही वो वेरीफाई करते हैं। Another very important critical thing is कि आपने जब भी बैंक स्टेटमेंट रिट्रीव करनी है तो always try to have some additional funds. Let's say आपके आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 2.6 मिलियन रुपीस बनते हैं, 130,000 नॉर्वेजियन रुपीस, तो आपको 3 मिलियन रखने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारी करेंसी बहुत ही फ्रेजाइल और अनसर्टन है। आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक अगर आप पूरी पूरी अमाउंट रखते हो तो आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक तो आपकी अमाउंट पूरी है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन किस दिन प्रोसेस होगी, जनवरी में होगी, फरवरी में होगी या मार्च में होगी। और उस टाइम के एक्सचेंज रेट के मुताबिक अगर आपकी अमाउंट कम होती है, नॉर्वेजियन क्रोना स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी रुपीस, तो आपकी अमाउंट तो कम हो जाएगी। तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म भी करे कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपडेट करो। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जब बैंक स्टेटमेंट अपनी सबमिट की थी तो मैंने तकरीबन 5,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स एक्स्ट्रा उसमें रखवाए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन जब फरवरी में एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू हुई थी तो हमारे पाकिस्तानी करेंसी ऑल ऑफ अ सडन कुछ 2 वीक के लिए कोलैप्स कर गई थी। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी ने ईमेल कर दी थी कि आपके जो फंड्स हैं वो 5,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स कम हैं एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो उसमें या तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं अपलोड करें या आपकी हम एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो आई स्टार्टेड टू पैनिक, लेकिन लकीली ये हुआ कि विद इन अ फ्यू डेज हमारी करेंसी वापस रिकवर कर गई इन कंपैरिजन टू नॉर्वेजियन क्रोनर। तो मैंने यूनिवर्सिटी को फिर से ईमेल ड्रॉप की कि कैन यू वेरीफाई नाउ, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं बैंक स्टेटमेंट अरेंज करने की पोजीशन में नहीं था। तो द ओनली चांस वाज कि मैं आइदर मुझे यूनिवर्सिटी कंसीडर ना करती और मैं कुछ नहीं कर सकता होता उसमें। लेकिन लकीली फॉर माई सेक पाकिस्तानी करेंसी रिकवर कर गई विद इन अ वीक और विद इन अ मैटर ऑफ 10 डेज। तो मैंने यूनिवर्सिटी को फिर से ईमेल लिखी और यूनिवर्सिटी ने मेरी एप्लीकेशन फिर से जो है वो कंसिडर की। तो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन, क्योंकि आजकल हमारी जितनी भी करेंसीज हैं वो काफ़ी अनसर्टन है ड्यू टू ऑन गोइंग क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें एक रशियन यूक्रेन वॉर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जब भी बैंक स्टेटमेंट विड्रॉ करें कि उसके अंदर कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फंड जो हैं उनको रखें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का इशू ना हो इस वजह से। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन सुकनार्स वेब, आप लोग एक चीज कर सकते हैं कि आप एक पीडीएफ बनाएं जिसके अंदर पहले बैंक स्टेटमेंट हो और उसके बाद स्पॉन्सरशिप लेटर हो, रेदर देन आप बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सरशिप लेटर दोनों अलग अलग अपलोड कर रहे हो इन 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन। क्योंकि ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि आपका प्रूफ ऑफ फंड्स को प्रूव कर रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक ही पीडीएफ बनाओ जिसका फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, फर्स्ट 2 पेज बैंक स्टेटमेंट हो और उसके बाद फॉलोड बाय स्पॉन्सरशिप लेटर। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर मैंने बाद में वीज़ा अपनी स्पाउस के साथ या डिपेंडेंट के साथ फाइल करना है तो बैंक स्टेटमेंट में एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर क्या अमाउंट शो करूंगा, डज इट हैव टू बी नॉर्मल सेम एज अ सिंगल स्टूडेंट और द अमाउंट शुड बी डबल। सो द आंसर इज के अमाउंट शुड बी नॉर्मल सिंगल, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कल को वीज़ा अपनी वाइफ के साथ फाइल करना है या अपनी फैमिली के साथ फाइल करना है। ये जस्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी।
तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अरेंज करने में कोई इशू हो रहा है, अगर आपके पास डबल फंड है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल फंड्स के इक्वलेंट बैंक स्टेटमेंट है तो आई थिंक दैट विल बी फाइन एज वेल। लेकिन अगेन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग वीजा यू विल नीड डबल द अमाउंट, हाफ अमाउंट जिसके अंदर आप यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे होगे, और हाफ अमाउंट आप अगेन एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर शो कर रहे होगे एज अ प्रूफ ऑफ फंड। बहुत से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि क्या ये अमाउंट हमने सिर्फ एक दफ़ा दिखानी होती है या बार बार दिखानी होती है। सो द आंसर इज कि ये अमाउंट आपने सिर्फ पहले साल के वीज़ा के लिए दिखानी है, सिंस नॉर्वे इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा मैक्सिमम एक साल का मिलता है और एक साल एक्सपायर होने के बाद आपको दोबारा से रिन्यूअल अप्लाई करना होता है। सो सिंस आपने वीज़ा जो पहली दफ़ा अप्लाई करना होता है तब आप नॉर्वे के अंदर नहीं होते, तब आप इसीलिए आप एक लोकल बैंक अकाउंट के अंदर पैसे शो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन वीजा फाइल करने के वक्त आप वो पैसे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि नॉर्वे में होगी। लेकिन अगर आप दूसरे साल का जो वीजा रिन्यू कर रहे होगे तो उस टाइम थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होगा। उस टाइम आप यही अमाउंट यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में नहीं शो कर रहे होंगे, इंस्टेड आप यही अमाउंट अपने पर्सनल नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट के अंदर शो कर रहे होंगे। तो आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल। ये जो भी अमाउंट है ये 1 ईयर, इट इज वैलिड फॉर 1 ईयर वीजा। टॉपिक फॉर माई अपकमिंग वीडियोज आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन नॉर्वे, और दूसरी जो वीडियो बना रहा हूँ वो उसमें मैं कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ कि जिनको फॉलो करके आप अपने एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस को एनहांस कर सकते हैं। So if you are interested in those videos, stay tuned to our channel and I'll be making videos on these topics pretty soon. I think इसी के साथ I would like to end this video over here. Again, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो consider subscribing to our channel. Drop a big thumbs up. और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस मैंने वीडियो में आंसर नहीं किया रेलिवेंट टू बैंक स्टेटमेंट तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, एज मैं कमेंट्स रेगुलरली चेक करता हूँ, और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कि मेरे से मिस हुआ है तो आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, और मे बी अगर वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट वेरी टॉपिक।